कॉन्जरिंग सीरीज के बारे में देश के हर एक हॉरर मूवी लवर को पता है। जो कहानी एक हस्बैंड एंड वाइफ एडवर्ड एंड लॉरेन की कहानी, दो डेमोनोलॉजिस्ट जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड डीमन एक्टिविटीज को रोकते हैं। और इन दोनों के अराउंड अब तक 4 कॉन्जरिंग मूवीज, जिसका स्पिन ऑफ बना है, 3 एनेबल मूवीज और 2 नन मूवीज। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कॉन्जरिंग सीरीज रियल लाइफ इवेंट्स पर बनी हुई है, जहां एड एंड लॉरेन रियल लाइफ कपल्स है। एंड अकॉर्डिंग टू देम कॉन्जरिंग के इवेंट्स उनके साथ रियल में हुए हैं। एंड रिसेंटली उनकी फिल्म कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स उनके सबसे कंट्रोवर्शियल केस के ऊपर बनी हुई है। लेकिन क्या है ये कहानी? क्या एड एंड लॉरेन सही में डीमंस एंड घोस्ट से लड़ते हैं या दोनों फ्रॉड हैं? क्या कॉन्जरिंग यूनिवर्स की ये कहानी रियल है या बस है एक फिक्शन? आज मैं राजीव कुमार बात करूंगा अबाउट द रियल स्टोरी ऑफ कॉन्जरिंग। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। ये कहानी एड एंड लॉरेन की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी है, जिसके बाद उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करना ही बंद कर दिया था। और ये कहानी मीडिया से लेकर जनता में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। इनफैक्ट इस कहानी पर एक बुक भी लिखी गई थी कॉल्ड द हॉन्टेड बाय द ऑथर एड वॉरेन, जिस पे 1991 में एक मूवी भी बनी द हॉन्टेड के नाम से। लेकिन क्या है ये कहानी? जैक एंड जेनेट स्मॉल, एक कपल जिनकी 4 बेटियां थी। 1970s की शुरुआत में एक भयंकर बाढ़ आई जिसमें उनका घर बर्बाद हो गया और फिर पूरी फैमिली शिफ्ट हुई पेंसिल्वेनिया के एक ड्यूप्लेक्स में। अब घर में टोटल 8 मेंबर शिफ्ट हुए, जैक एंड जेनेट और उनके 4 बच्चे और साथ में जैक के पेरेंट्स और एक डॉग भी। और घर का माहौल काफी ज्यादा प्यारा था, हंसती खिलखिलाती हुई फैमिली थी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था इनके बीच। अनटिल घर में अजीब चीजें शुरू होने लग गई। सबसे पहला इंसिडेंट आया जब घर के सामान गायब होना शुरू हो गए, जिसे घर वालों ने इग्नोर किया। लेकिन फिर घर वालों ने नोटिस किया कि घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते या बंद हो जाते। घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अचानक से स्पार्क होने लग जाता था। और फिर एक दिन जैनेट को कुछ आवाजें सुनाई दी। शॉकिंग बात यह है कि जैनेट तब घर में अकेली थी, तो ये आवाजें थी किसकी? फिर एक दिन जैनेट की मदर इन लॉ जैनेट पे भड़क गई। जैनेट की मदर इन लॉ ने आरोप लगाया कि जैनेट ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी हैं और सब उन्होंने अपने कानों से सुना है। Not after what I heard just a few minutes ago. More foul language than I've ever heard in my life. I never expected to hear such filth coming from you. I heard you plain as day. Mom, I wouldn't lie to you. Then who was it? I don't know. Well, it was somebody and it sounded just like you. जैनेट के लिए ये बात काफी शॉकिंग थी, क्योंकि जब उनकी मदर इन लॉ ने ये क्लेम किया कि उन्होंने गालियां सुनी, तब जैनेट घर के बेसमेंट में लॉन्ड्री कर रही थी और वहां से आवाज का बाहर जाना इम्पॉसिबल था। तो सवाल ये है कि ये आवाजें थी किसकी? इस इंसिडेंट के बाद घर का माहौल और बिगड़ने लग गया। आधी रात में जैनेट को महसूस हुआ कि किसी ने उसे छुआ और जैनेट ने घर में शैडोज को देखना शुरू कर दिया। घर में फिर एक क्रूसिफिक्स को भी टांगा गया, लेकिन वो भी जमीन पर गिर गया। और फिर एक दिन घर का टोस्टर अचानक से जल गया और शॉकिंग बात यह है कि टोस्टर अनप्लग्ड था। जहां ऐसे कई इंसिडेंट्स आए जिसने घर वालों को डरा कर रख दिया। जहां जैनेट को आधी रात में कोई एंटिटी बेड पर पकड़ लेती थी, वहीं दूसरी तरफ घर के बच्चे अचानक से आधी रात में उठ के चीखते और चिल्लाते, ये कहते हुए कि किसी चीज ने उन्हें आधी रात में हवा में उठा के पटक दिया। और सब घर में डर के जीने लग गए थे। अब जैक एंड जेनेट ने चर्च को कांटेक्ट किया, जिसने एक प्रीस्ट को भेजा घर में इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि घर में जो भी एंटिटी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और इस एंटिटी ने उस प्रीस्ट को ऐसा डराया कि उसने जाने से पहले ये कह दिया कि वो कोई मदद नहीं कर सकता। So, what is it, Father? Can you help us? I don't know. अब जैनेट जैक को कहती है कि वो इस घर को छोड़ देते हैं, लेकिन एक तरफ जैक की माँ बीमार थी और दूसरी तरफ पोवर्टी ने उन्हें उस घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। अब घर में हमेशा एक सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। घर के डॉग को कहा जाता है कि उस एंटिटी ने हवा में उड़ा के दीवार में दे मारा और वो वहीं मर गया। अब द स्मॉल्स काफी डरे हुए थे। चर्च से भी कोई खास मदद नहीं आ रही थी और घर का माहौल भी दिन पर दिन बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा था। और फिर द स्मॉल्स को पता चला एड एंड लॉरेन के बारे में, जिसके बारे में उन्हें उनकी एक दोस्त से पता चला जिसने वॉरेंस को टीवी पर देखा था। अर्ली 70s में ना ये इंसिडेंट शुरू हुआ था और वॉरेंस इस कहानी में काफी लेट आए। 1986 में जब लॉरेन घर में गई, तब उन्होंने फील किया कि इस घर में एक बूढ़ी औरत, एक यंग लड़की और एक आदमी की आत्मा है और इन तीनों आत्माओं को एक डीमन ने पोजेस करके रखा हुआ है। कहते हैं कि ये 3 एंटिटी में जो जवान लड़की थी उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था, जिसके बाद उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया और खुद की भी जान ले ली। अब एड एंड लॉरेन ने घर पे एक्सॉर्सिज्म किया, लेकिन उनका कहना है कि उस डीमन के अगेंस्ट सब कुछ फेल था।
अब ये केस सॉल्व होता नहीं दिख रहा था, जिसके बाद मीडिया ने इस न्यूज के बारे में दिन रात चर्चा की। जर्नलिस्ट स्मर्ल्स के घर के बाहर खड़े रहते थे इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए, और ये केस इतना इनफेमस हुआ कि द वॉरेन्स ने इसके बाद पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करना ही बंद कर दिया। पर क्यों? अब कौन है द वॉरेन्स? ये वही है जिनके ऊपर कॉन्जरिंग सीरीज बनी है। एडवर्ड वॉरेन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नेवी में सर्व कर चुके थे। एड ने क्लेम किया है कि उनका बचपन एक हॉन्टेड हाउस में बीता हुआ है, जिसने उनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जगा दिया। वहीं दूसरी तरफ थी लॉरेन। अब लॉरेन का मानना था कि उन्हें बचपन से ही ऑराज, स्पिरिट्स और सुपरनैचुरल प्रेजेंस दिखती थी। अब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद एड ने आर्ट सीखा और वो हॉन्टेड हाउसेस की पेंटिंग्स बेचने लग गया। एड एंड लॉरेन काफी यंग एज में ही मिल चुके थे, जहां फाइनली 1945 में दोनों ने शादी कर ली थी। और फिर दोनों का इंटरेस्ट एक ही था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, और दोनों ने अपने इंटरेस्ट को कंबाइन किया, जहां एक तरफ एड एक सेल्फ टॉट डीमोनोलॉजिस्ट थे और लॉरेन एक साइकिक थी जो आगे जाके एड की क्लेयरवॉयंट बनी। अब दोनों रोमन कैथलिक्स थे और दोनों ने दुनिया में हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अपने कैथलिक बिलीव्स के थ्रू देखा। इनका मानना था कि जो भी हॉन्टिंग्स हो रही है ना, उसके पीछे आत्मा होती है जिन्हें बंद किया जा सकता है। यहाँ तक कि डीमंस भी होते हैं जिन्हें ये इनह्यूमन स्पिरिट्स कहते हैं। और ऑकल्ट ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो कर्स्ड हैं और उन्हें यूज किया गया था डेमोनिक रिचुअल्स में ताकि डीमन को कांटेक्ट किया जा सके। 1952 में वॉरेन्स ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च फाउंड की, जो घोस्ट हंटिंग पर फोकस करता था। और इन दोनों ने प्रीस्ट से लेकर डॉक्टर्स, पुलिस से भी लोगों के साथ मिलकर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हंट की हैं। पर इन्होंने कभी भी अपने केसेस के लिए किसी से भी फीस नहीं ली। अपने शुरुआती दिनों में इन दोनों ने कई केसेस सॉल्व किए। अर्ली 1970s में एक ऐसा केस आया जिसने एड एंड लॉरेन को जनता के बीच में और फेमस कर दिया था, और ये केस था एनाबेल डॉल का केस। एक ऐसी डॉल जिसे कहते हैं कि वो पोजेस की गई है बाय अ डीमन, और उस डॉल ने कई लोगों पर हमला भी किया। और हाँ, रियल एनाबेल डॉल ये क्यूट सी है, ये राखी सावंत नहीं है। फिर हॉन्टेड हाउसेस इन ब्रिजपोर्ट केस आया, जहां एक घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, चीजें अपनी जगह से अपने आप हिलने लग जाती थी। तो घर में रहने वाली फैमिली इतनी परेशान हो गई कि एक दिन तो उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल करके बुला लिया। और जब पुलिस वहां आई तो उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी विटनेस की, जहां एक चेयर अपने आप हिलती है। और फिर पुलिस ने क्रॉस चेक किया कि कहीं कोई केबल तो नहीं लगी है चेयर के साथ। इवन आसपास डजन्स ऑफ विटनेसेस थे जिन्होंने क्लेम किया कि घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। I saw the chair slide by itself across the floor, a distance of several feet. I checked the chair for wires but could find nothing to explain it. अब उसके बाद इन दोनों ने एमिटिविल हॉरर केस भी पकड़ा, जहां रोनाल्ड डिफॉय जूनियर ने अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया था एक रात, जहां रोनाल्ड का कहना था कि उसने ये नहीं किया है, इट वॉज द डेविल हु मेड हिम डू इट। और वॉरेन ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करके डिक्लेयर किया कि यहाँ डेमोनिक पोजीशन है। फिर 1986 में स्मर्ल फैमिली की हॉन्टिंग, जिसके ऊपर द हॉन्टेड बुक भी लिखी गई है। पर उसके पहले आन शीन जॉनसन का केस मैं तुम्हें बताना भूल गया, जहां जॉनसन ने अपने मकान मालिक का मर्डर कर दिया था। और इस केस को वॉरेन्स ने डिफेंड किया ये कहते हुए कि ये खून जॉनसन ने डेमोनिक पोजीशन में आके किया है, लेकिन कोर्ट ने इनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर 2021 में इस पे एक फिल्म भी बनी, कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। एक और फेमस केस है पेरेंट फैमिली केस, जिसपे कॉन्जरिंग का फर्स्ट पार्ट बना है, जो 2013 में रिलीज हुआ था। अब सवाल है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्योंकि ये अपने केसेस में कोई भी फीस तो चार्ज करते नहीं थे। तो कहते हैं कि दोनों लेक्चर्स लेते थे, बुक्स लिखते थे, और एडवर्ड की बनाई हुई पेंटिंग्स को बेच के जो पैसा आता था उससे ही अपने इन्वेस्टिगेशंस को फंड करते थे। और इनके घोस्ट हंटिंग्स इतने फेमस थे कि कई हॉरर फिल्म्स और टीवी सीरीज इनके केसेस से इंस्पायर्ड है, जैसे कि द फेमस एमिटिविल हॉरर, और उसी का रीमेक 2005 में बनाया था जिसमें रायन रोनल्ड्स थे। अब वॉरेन अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज सॉल्व करने के साथ साथ फेमस है उनके इनफेमस ऑकल्ट म्यूजियम के लिए। एड एंड लॉरेन ने 1950s में ही अपने घर में एक कमरे को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था, जिसका मेन मोटिव था उन ऑब्जेक्ट्स को वहां स्टोर करना जो कर्स्ड थे, हॉन्टेड थे, या उन्हें डेमोनिक रिचुअल्स में यूज किया गया है। अब काफी लोगों का सजेशन था कि वॉरेन्स ने इन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, जिसपे वॉरेन्स का कहना था कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्पिरिट्स या डीमंस ट्रैप्ड है, और इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना मतलब इन शैतानी ताकतों को आजाद कर देना। अब इस म्यूजियम में वॉरेन्स ने एनाबेल डॉल, शैडो डॉल, सैटेनिक डॉल, कर्स डॉल, कॉन्जरिंग मिरर जैसे कुछ फेमस आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। इवन वॉरेन्स ने एनाबेल डॉल के दरवाजे पर यह तक लिख रखा है, वार्निंग,
पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। एंड एड का कहना था कि अगर तुम सुपरनैचुरल चीजों में नहीं मानते हो तो तुम्हें हमारे म्यूजियम में जरूर आना चाहिए। और वॉरेंस का कहना है कि जहां आर्टिफैक्ट्स में डीमन नहीं होते वहां हर जगह इन डीमंस को ट्रैप करने के लिए वॉरेंस ने क्रूसिफिक्स टांग रखे हैं और रेगुलरली एक प्रीस्ट आकर उन कमरों को ब्लेस करता है ताकि शैतानी ताकत कभी बाहर ना निकल पाए। 2006 में एडवर्ड वॉरेन के जाने के बाद इस म्यूजियम को उनके सन इन लॉ टोनी स्पेरा ने संभाला, जहां रिसेंटली ये न्यूज भी आई है कि 13 जुलाई 2025 को डैन रिवेरा, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और एनाबेल डॉल के हैंडलर थे, उनकी मौत हो गई एनाबेल डॉल की वजह से। और ये क्लेम खुद न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च ने अपने फेसबुक पोस्ट में किया है। वॉरेंस ने क्लेम किया है कि अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने 10,000 से ज्यादा केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन स्मॉल फैमिली के अनसॉल्व्ड केस ने वॉरेंस पर ऐसा प्रेशर डाला कि कहते हैं कि वॉरेंस ने डीमन हंटिंग बंद कर दी। लेकिन क्यों? एड एंड लॉरेन के कुछ क्लेम्स हैं, जैसे कि एमिटिविल हॉरर केस ऑफ 1975 जिसको डीबंक किया गया है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की हिस्ट्री का मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस है, जहां लट्स फैमिली ने क्लेम किया था कि एमिटिविल में 28 दिन तक उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। और एड एंड लॉरेन ने भी कंफर्म किया था कि घर में डिमोनिक प्रेजेंस है। लेकिन फिर विलियम वेबर, जो इस फैमिली के लॉयर थे, उसने एडमिट किया कि फैमिली ने इस कहानी को फैब्रिकेट किया है क्योंकि घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे और बुक डील से वो घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर सकते थे। एड एंड लॉरेन के इन्वेस्टिगेशंस में एक फेमस फोटो सामने आई जिसमें एक डिमोनिक बच्चे की शक्ल दिख रही है एक कमरे से झांकते हुए, जिसे कहा गया कि वो एक डिमोनिक बच्चे की आत्मा है। स्केप्टिक्स ने इस फोटो को डिबंक किया, कहते हुए कि ये बच्चा कोई भूत नहीं है बल्कि पॉल बार्ट्स जैसा दिखता है, एक इन्वेस्टिगेटर जो वॉरेंस के साथ उस रात काम कर रहा था, जहां ये इंफ्रारेड कैमरा सेट ऐसे किए हैं कि खुद फोटोज ले सकते हैं घर की। और उसी बीच ये कैमरा ट्रिगर हुआ और पॉल की फोटो खिंच गई, जिसमें लो लाइट और फ्लैश की वजह से उनकी आंखें चमकते हुए दिख रही हैं, एक रेड लाइट इफेक्ट की तरह। वहीं एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट इंसिडेंट ऑफ 1977, जहां लंदन के एक घर में क्लेम किया गया कि 2 लड़कियां जैनेट एंड मार्गरेट को एक पोल्टरगाइस्ट ने परेशान करके रखा हुआ है। These teenage sisters believe they are haunted by a poltergeist. वॉरेंस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डिमोनिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है, लेकिन फिर NESPR के मेंबर गाय प्लेफेयर और मॉरिस क्रॉस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि लड़कियों ने कई इंसिडेंट्स एग्जैचरेट करके मीडिया को बेवकूफ बनाया, जहां उन्हें स्पून्स को बेंड करते हुए पकड़ा गया। इनफैक्ट इन बच्चियों ने टेप रिकॉर्डर्स भी छुपा रखे थे, जिसने प्रूव किया कि इन लड़कियों ने सब फेक किया है। इवन जैनेट की हवा में उड़ते हुए फोटो भी डीबंक की गई, ये कहते हुए कि वो बस कूद रही है और उसकी नीज बेंट है और आर्म्स जिस वे में हिल रहे हैं ये लेविटेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट घर वालों के अलावा किसी बाहर के आदमी ने उन्हें कभी भी उड़ते हुए नहीं देखा था। अब कुछ साल बाद इवन जैनेट एंड मार्गरेट, जिनके साथ ये इंसिडेंट्स हुए थे, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स फेक किए थे इन्वेस्टिगेटर्स को टेस्ट करने के लिए। पर कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं उनके साथ जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन स्केप्टिक्स को लगता है कि इन बच्चियों ने अटेंशन पाने के लिए ये कहानियां बनाई हैं। वहीं द फेमस द डेविल मेड मी डू इट केस, जहां आन जॉनसन ने अपने लैंडलॉर्ड को मार दिया था और एड एंड लॉरेन ने क्लेम किया कि 11 साल के डेविड के एक्सॉर्सिज्म के वक्त जॉनसन में एक डीमन ट्रांसफर हो गया था और उस डीमन ने उस लैंडलॉर्ड को मारा। अब इस इनफेमस केस में विटनेस ने कहा कि जॉनसन और उसका लैंडलॉर्ड साथ में ना शराब पी रहे थे और दोनों ने बहुत पी रखी थी और उसी बीच दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसके बाद जॉनसन ने गुस्से में अपने लैंडलॉर्ड को मार दिया था। वहीं कार्ल फ्लैटज़ेल, जो डेविड का बड़ा भाई है, उसने क्लेम किया कि वॉरेंस ने इस कहानी को एक्सप्लॉइट किया है फेम और पैसे के लिए। कार्ल ने क्लेम किया था कि डेविड को मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन वॉरेन ने उसकी मॉम को कन्विंस कर दिया कि ये डिमोनिक पोजीशन है। और 2007 में कार्ल ने वॉन्स पे केस भी किया था, ये कहते हुए कि उन्होंने पूरी एक नकली कहानी बनाई है उनकी फैमिली की अपनी बुक में, द डेविल इन कनेटिकट में। अब इवन एनाबेल डॉल की कहानी में भी स्केप्टिज्म है। स्केप्टिज्म ये है कि एनाबेल डॉल को किसी ने भी नोट्स लिखते हुए नहीं देखा या कुछ सुपरनैचुरल करते हुए नहीं देखा। ये सारी क्लेम्स वॉरेंस ने बुक में या फिर लेक्चर्स में कहे हैं, लेकिन एनाबेल डॉल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वॉरेंस ने उसे अपने म्यूजियम में रखा हुआ है और ये उनके म्यूजियम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है टिल डेट। अब स्पर्ल्स फैमिली का केस मीडिया में ऐसा उछला था कि वो बदनाम तो हुए ही, क्योंकि काफी लोगों ने उन्हें एक्सपोज ही कर दिया। मीडिया ने भी उनका पीछा काफी वक्त तक नहीं छोड़ा था और इस पूरे इंसिडेंट को डिमोनिक कहने के लिए वॉरेंस भी काफी ज्यादा बदनाम हुए। कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वॉरेंस ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी सॉल्व करना ही बंद कर दिया था, लेकिन सच तो ये है कि वॉरेंस ने इसके बाद कोई भी बड़ा केस लेना बंद कर दिया था।
और उन्होंने ऐसे ही केसेस उठाए जो छोटे थे, जिन पे कोई भी मीडिया अटेंशन ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि एड को 1980 में एक मेजर हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद एड की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती थी, जिसके बाद एड ने अपना फोकस लेक्चर्स और बुक्स पर शिफ्ट कर दिया था और टोनी स्पेरा, उनके सन इन लॉ, ने मोस्टली आगे का काम संभाला। जर्नलिस्ट्स को इस केस के अराउंड कभी भी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिले डैमेजेस के जो स्मर्ल की कहानी को वेरीफाई कर सके। पॉल कर्ट्ज और जोए निकल, फिलॉसफी ऑफ प्रोफेसर्स, जिन्होंने एड एंड लॉरेन के केस को काफी डिबंक किया, तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि जैक स्मर्ल ने एक रिपोर्टर को बताया था कि उनकी एक सर्जरी हुई थी जहां उनके ब्रेन में पानी भर गया था। उसके बाद जैक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई थी, जो एक कॉज था कि जैक को आवाजें सुनाई देती थी। तो जब उन्होंने स्मॉल फैमिली की कहानी को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें उसकी कहानी में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज नजर आई। जहां एक तरफ चर्च ने साफ कह दिया था कि घर में कोई भी डिमोनिक पोजीशन नहीं है, वहीं एड एंड लॉरेन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्लेम कर दिया कि घर में डिमोनिक पोजीशन है, और उन्होंने बताया कि वॉरेंस ने एक परेशान फैमिली की कहानी को हॉरर स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। पॉल कर्ट्ज ने स्मॉल्स को फ्री साइकियाट्रिक हेल्प भी ऑफर की, पर स्मॉल्स ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब मीडिया ने स्मॉल फैमिली को ऐसा फेमस किया कि स्मॉल हर वक्त मीडिया के अराउंड रहने लग गए थे, जिसके बाद इवेंचुअली स्मॉल फैमिली उस पोजेस्ड घर से बाहर शिफ्ट हो गई और उनके जाने के बाद उस घर में डेब्रा ओन्स नाम की औरत शिफ्ट हुई 1988 के फेब में, और डेब्रा ने बताया कि उन्होंने कभी भी उस घर में कुछ भी सुपरनैचुरल एनकाउंटर नहीं किया है। 1988 में एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट क्यूरेन ने जैक एंड जैनेट एंड एड एंड लॉरेन के साथ कोलैबोरेशन में स्मॉल फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में बुक लिखी थी कॉल्ड द हॉन्टेड, जिस पे कॉन्जरिंग की लास्ट मूवी बनी है, कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि 1991 में ही द हॉन्टेड नाम की टीवी हॉरर मूवी बन चुकी थी जो 1 घंटे 40 मिनट की है, लेकिन इस बुक को भी क्रिटिसिज्म का पहाड़ सहना पड़ा। इस केस ने स्मॉल फैमिली के क्लेम्स पर सवाल तो उठाई, लेकिन इस केस को डिमोनिक पोजीशन की कहानी में बदलने के लिए द वॉरेंस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाया। फिर 2 साल बाद 1988 में एड ने अपनी बुक लॉन्च की थी द हॉन्टेड, जिस पे 1991 में ही टीवी हॉरर मूवी बनी थी द हॉन्टेड के नाम से, जिसने इस केस की ऑथेंटिसिटी और रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया। एड एंड लॉरेन ने अपनी लाइफ टाइम में क्लेम किया है कि उन्होंने हजारों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सॉल्व किया है। हालांकि उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने कभी भी इन केसेस को सॉल्व करने के लिए पैसे नहीं लिए, लेकिन एड एंड लॉरेन ने इन इंसिडेंट्स पर बुक लिखी है। इन बुक्स ने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स और सीरीज को जन्म भी दिया है, जिसके राइट्स बेच के वॉरेंस ने पैसे कमाए। 2013 के कॉन्जरिंग के वक्त लॉरेन खुद प्रेजेंट थी फिल्म मेकर्स को कंसल्ट करने के लिए। वो इन इंसिडेंट्स के ऊपर लेक्चर्स लेती थी जो फ्री नहीं होते थे, और मीडिया में भी दोनों कपल्स अपीयर होते रहते थे टाइम टू टाइम, और ऑकल्ट म्यूजियम की अट्रैक्शन ने उन्हें और फेम दे दिया, जिसे वॉरेंस के जाने के बाद उनके सन इन लॉ टोनी स्पेरा और उनकी बेटी जूडी स्पेरा ने संभाला, जिसे 2019 में पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद, जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूसेज की कंप्लेंट की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर अगस्त 2025 में कॉमेडियन मैट राइफ ने अनाउंस किया कि वो एल्टन कास्ट के साथ इस म्यूजियम को खरीद चुके हैं और उनके पास 2030 तक का लीगल गार्डियन होने का राइट्स है इस प्रॉपर्टी पे, और इस म्यूजियम को वो लोगों के लिए ओपन करेंगे जहां टिकट्स बिकेंगी इस घर में एक रात रुकने के लिए। इस पूरे पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने बहुत पैसे जनरेट किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या ये सब कहानियां हैं या रियल है? ह्यूमन माइंड बहुत यूनिक होता है। अगर हमारे सामने कोई भी पैटर्न रख दिया जाए तो हम उसके अंदर वो ढूंढते हैं जो हमारा माइंड हमें दिखाना चाहता है। आज से हजारों साल पहले बिफोर क्राइस्ट जब हमें कुछ समझ नहीं आता था तो हम उसको समझने के लिए उसे सुपर नेचुरल समझ लेते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ने प्रूव किया कि ये सुपर नेचुरल इवेंट्स की रियलिटी क्या है। तो सवाल है, क्या सही में एड एंड लॉरेन फ्रॉड थे या ये सारे इंसिडेंट्स सच है? तुम्हारा क्या मानना है? वेल, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तुम्हें क्या लगता है, भूत होते हैं या सब मन का वहम है? अपनी ओपिनियन तुम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो YBB को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मेरे सामने ना कर ज्यादा बड़ बगेगा ज्यादा तो चाटे पड़े थड़ थड़, थोड़ा दूर रहना सर पे तू चढ़ मत।